Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, जो हम जनरल साइंस का जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं ना, उसका ये 9th लेक्चर है। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था वो ग्रेविटेशनल पे था, गुरुत्वाकर्षण पे था। वो अगर नहीं देखा आपने, देख लीजिए। पिछले जितने वीडियो थे सब देख लीजिए, क्योंकि आगे जितने वीडियोज आएंगे एक दूसरे पे डिपेंड है कुछ हद तक, तो आपको वो देखने जरूरी है। तो आज का जो वीडियो है, 9th वीडियो है, भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है, जो कि जनरल साइंस का पार्ट है। तो आज हम जो है ग्रहों की गति के बारे में चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ग्रहों की गति और उपग्रहों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, उपग्रहों की जो कक्षीय चाल होती है, प्लान वेग क्या होता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने जो नियम दिए थे उनको हम पढ़ेंगे। केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधी में। तो एक एक करके हम देखेंगे और उससे डिटेल में देखेंगे, पूरी बारीकी के साथ। देखिए, केपलर ने जो पहला नियम दिया था ना, वो कहा था कि जो जितने भी ग्रह है ना, वो सूर्य के चारों ओर जो है वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। जो पहला नियम क्या कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोई ग्रह है, इसको मैंने मान लिया पृथ्वी, अर्थ मान लिया इसको। जैसे अर्थ भी तो हमारा एक ग्रह है। जो ये है ये सूरज है, सन है। तो जो ग्रह है ये सूरज के चारों ओर देखिए चक्कर लगा रहा है, मगर ये सर्कुलर शेप नहीं है, ये इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाते हैं। कौन सा शेप है? दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप है। तो इस टाइप के शेप में चक्कर लगाते हैं। तो पहला नियम ये होगा केपलर का। ठीक है। और दूसरा नियम ये कहता है कि सभी ग्रहों का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत होता है। देखिए, क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रीय वेग होता है क्षेत्रफल तय करने की दर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। जैसे वेग आपने सुना होगा, रेखीय वेग। रेखीय वेग मतलब दूरी तय करने या विस्थापन तय करने की दर, विस्थापन बटा समय होता है। वैसे क्षेत्रीय वेग मतलब क्षेत्रफल कितना तय किया, उसमें समय कितना लगा। वो कहता है वो हमेशा नियत रहता है। ये क्या रहता है? नियत रहता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। जैसे ये ए पॉइंट पे है इधर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाता है इस पॉइंट पर। तो इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया? मैंने मान लिया A1 क्षेत्रफल कवर किया। इसको यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा? T1। तो इसका जो क्षेत्रफल वेग हो जाएगा, क्षेत्रीय वेग कितना हो जाएगा? A1/T1 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पहुंच जाए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पे इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लग रहा है? T2। तो यहाँ का क्षेत्रीय वेग कितना हो जाएगा? A2/T2। ये मैंने इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये कहा गया है कि क्षेत्रीय वेग नियत है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है ये अगर क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, तो ये मतलब ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, तो आप देखेंगे अगर ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, तो देख सकते हैं क्योंकि जो सूरज है वो इसके मिड पॉइंट पर नहीं है, एक कोने में है। ठीक है। जो सूरज है, जिस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर ये उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके केंद्र पर नहीं होता है, एक कोने में होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लंबाई ज्यादा होगी तो ये लंबाई कम होगी, और ये लंबाई अगर कम है तो ये लंबाई ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल अगर इक्वल कर रहे हैं तो ये वाली दूरी ज्यादा होगी। अगर A1 A2 बराबर है, A1 A2 बराबर है, अगर A1 बराबर A2 है, तो बताइए T1 बराबर T2 नहीं हो जाएगा? मतलब इतनी दूरी तय करने में जितना टाइम लगेगा, उतनी दूरी तय करने में भी क्या लगेगा? उतना ही समय लगेगा। मगर ये दूरी तो कम है, ये दूरी क्या है? ज्यादा है। तो बताइए तेज कहाँ चलेगा? यहाँ पर तेज चलेगा ना, क्योंकि ये दूरी कम है। मान लिया 2 घंटे में पार कर रहा है, ये ज्यादा दूरी को 2 घंटे में पार करना, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब जब जो ग्रह हैं, जो जैसे पृथ्वी है, जब सूरज के नजदीक आते हैं तो ये तेजी से ट्रेवल करते हैं, जब सूरज से दूर जाते हैं तो धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं। ठीक है। उनका वेग कम हो जाता है। जो सभी ग्रहों का जो क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, आपको ये याद करने हैं तीनों पॉइंट। तो इसके कारण क्या हो रहा है? क्षेत्रीय वेग नियत को रखते हुए जब सूरज के नजदीक आता है तो इसका जो वेग है ग्रहों का वो बढ़ जाता है, जब ये सूरज से दूर जाता है तो इसका वेग कम हो जाता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है
कि इसको एक चक्कर पूरा लगाने में, यहाँ से फिर यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा, मैं उसको मैंने मान लिया आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड, ठीक है, परिक्रमण काल भी कह सकते हैं। कह रहा है किसी भी ग्रह का जो कि सूरज के चारों ओर घूमते हैं उसका जो परिक्रमण काल होता है समानुपाती, उसका जो वर्ग होता है वो समानुपाती होता है किसके, सूरज से और ग्रहों के बीच की जो औसत दूरी है, इसकी क्या है, औसत दूरी के इसके क्यूब के समानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है ऐसे, मतलब जितना ये दूरी बढ़ता जाए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। जैसे हमारा जो पृथ्वी है उसका टाइम पीरियड कितना है, 365 दिन है, मतलब एक साल में पूरा चक्कर लगाता है ना ये। और अपने अक्ष पर तो जानते होंगे 24 घंटे में चक्कर लगाता है, मगर पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर कितने दिन में घूमती है, लगभग 365 दिन, 23 घंटे 54 मिनट समथिंग सेकेंड ऐसे लगते हैं उसको। तो लगभग कह सकते हैं 365 दिन लग रहे हैं मगर जितनी दूरी ज्यादा होगी तो उतना ही क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मतलब जितने ग्रह हैं जितने दूरी पर होंगे उनका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप समझ गए हैं। जैसे आपको मालूम होगा सबसे दूर कौन है, नेपच्यून है ना, वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर है, क्योंकि पहले तो प्लूटो था, प्लूटो को आईएयू ने हटा दिया, आईएयू ने प्लूटो को हटा दिया, उसको बोना ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है, इसलिए अब कौन सा हो गया, वरुण ग्रह हो गया। और वरुण ग्रह है, देखिए दूरी बढ़ती जा रही है इसलिए इसका टाइम पीरियड भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे टाइम पीरियड का 165 गुना हो जाता है ये 165 वर्ष में लगभग पूरा चक्कर लगाता है सूरज का। हम एक साल में लगाते हैं हमारी पृथ्वी, तो ये 165 गुना ज्यादा टाइम लेगा। तो होप तीनों पॉइंट आपको केपलर के कंफर्म हो गए होंगे। केपलर ने क्या बताया, पहला दीर्घवृत्ताकार में, उसके बाद बताया कि जो नजदीक हैं और जो जो दूर हैं उनका वेग कम होगा, उनका वेग ज्यादा होगा अगर ये नजदीक आ जाएंगे पृथ्वी के, सूरज के। ये कैसे पता लगा, क्योंकि केपलर ने बताया था कि जो दूसरे नियम के अनुसार इसका जो क्षेत्रीय वेग रहेगा वो नियत रहेगा, ठीक है। और दूरी के जो घन के समानुपाती होता है उस ग्रह का आवर्त काल, ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो केपलर का नियम हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपग्रहों के बारे में, उपग्रहों की कक्षीय चाल के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह तो आप जान ही गए हैं, सैटेलाइट, कई नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और कई कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं कि बनाए जाते हैं, जो भेजे जाते हैं। और जब जो है उपग्रहों की कक्षीय चाल, मतलब उपग्रह जो है वो ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं चारों ओर, किस चाल से चक्कर लगाते हैं वो हमें जानना है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कोई उपग्रह है, चंद्रमा मान लिया, या पृथ्वी के द्वारा छोड़ा गया कोई कृत्रिम उपग्रह मान लिया, सैटेलाइट, ठीक है। और ये हमारी अर्थ मान ली, ठीक है। ये ग्रह के चारों ओर कौन घूम रहा है, उपग्रह। अब ये जिस वेग से घूमेगा उसी को मैं क्या कहूंगा, कक्षीय चाल, उसी को क्या कहूंगा, कक्षीय चाल। अब ये हम निकालते कैसे हैं, अब मैं जानता हूं ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंटर पर इस पे कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहाँ से आया, क्योंकि इसका भी कुछ द्रव्यमान है पृथ्वी का और इसका भी कुछ द्रव्यमान है सैटेलाइट का, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। उस आकर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल आ गया। जो आकर्षण बल है उसी को मैं क्या कह रहा हूँ, अभिकेंद्र बल कह रहा हूँ। तो आकर्षण बल हम जानते हैं दो द्रव्यमानों के बीच लगता है Gm1m2/r²। तो Gme/ms अपॉन ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कौन सी होगी, Re। और ये दूरी सरफेस से यहाँ तक कौन सी होगी, हाइट। तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, Re+h का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये बल जो है आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है, केंद्र की तरफ है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं अभिकेंद्र बल कहूंगा। और अभिकेंद्र बल जानते हैं कोई भी द्रव्यमान अगर v0 वेलोसिटी से या किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। तो mv0²/r हो जाएगा। r मतलब ये टोटल दूरी, Re+h हो जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा और ms से कट जाएगा, ये ms है। तो देखिए कितना हो जाएगा, Gme/Re+h इजिकल टू v0² हो गया। अब v0² इजिकल टू इधर आ गया Gme/Re+h। तो यहां से क्या लिख दूंगा मैं, v0 इजिकल टू Gme/Re+h। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया कौन सा, किसी भी ग्रह की कक्षीय चाल, सॉरी किसी भी उपग्रह की
कक्षीय चाल। अब देखिए किसी भी उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो उस उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। वो किसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है? जिसके चारों ओर, जिस ग्रह के चारों ओर घूम रही है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, खुद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। मतलब पृथ्वी की सतह से उतनी ही दूरी पर चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को लाकर रख दीजिए और उसको, उसका जो कक्षीय चाल होगा कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, चाहे 1000 किलोग्राम का सेटेलाइट रखिए, चाहे 50 किलोग्राम का, चाहे हजारों लाखों क्विंटल क्विंटल का रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पैदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो कक्षीय चाल रहेगा वो v0 ही रहेगा। ठीक है, कक्षीय चाल मतलब समझ गए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, तो ये रहेगा। अगर देखिए कोई सैटेलाइट है वो पृथ्वी की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, मतलब h बहुत छोटा है re से, तो मैं re प्लस h को re लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gme अपॉन re। ठीक है, क्योंकि h को नेग्लेक्ट कर दिया, h बहुत कम है तो क्या दिक्कत है, कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और देखिए जादू करने जा रहा हूँ, re से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, जादू नहीं मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, इट्स जॉक। तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो गया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर क्या हुआ था, क्या था पहले हमने प्रूफ किया था इसके पहले गुरुत्वाकर्षण में, यही तो था गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। तो v0 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट जी आर ई, वेयर जी इज क्या है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है सतह का, और आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या है। ये वैलिड कब है ये फॉर्मूला, ये वैलिड तब है जब ये हाइट जो है उपग्रह की ज्यादा नहीं है, इसकी त्रिज्या के अनुसार ये हाइट जो है बहुत कम है, तब ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। तब कक्षीय चाल क्या हो जाती है, ये हो जाती है। जी की वैल्यू 9.8 और आर ई जो है इसका पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि कांस्टेंट होगी, ये दोनों वैल्यू रखा गया तो जी v0 की जो वैल्यू आएगी वो आती है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड आती है, फिक्स आती है उन उपग्रहों के लिए जो कि पृथ्वी की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। ये पृथ्वी के लिए आया है क्योंकि हमने जी जो रखा है वो पृथ्वी के लिए रखा है। ठीक है, तो उपग्रहों की आपको कक्षीय चाल जो है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अब इनका हम निकाल देते हैं टाइम पीरियड, मतलब इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उपग्रहों का परिक्रमण काल निकालने जा रहे हैं। ये मान लिया ग्रह है, ये जो पृथ्वी है ये ग्रह है और ये उपग्रह है, सैटेलाइट है ये। अब इसके चारों ओर घूम रहा है, हमने बता दिया आपको। अब हमें निकालना है इसका परिक्रमण काल, मतलब इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। आपको मालूम होगा ये कितने स्पीड से जा रहा है, हमने बता ही दिया आपको इसकी ऑर्बिटल स्पीड v0। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर चली गई कुल दूरी, इसकी चली गई कुल दूरी और लगा समय। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, बहुत पहले हमने बता दिया था। तो कक्षीय चाल बराबर चली गई दूरी क्या होगी, ये यहाँ से पूरी इसकी परिधि हो जाएगी, पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का, जो कि क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr। अगर ये डिस्टेंस क्या है, r है, और टाइम कितना लगेगा t, और t हमें निकालना है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसी को क्या करें, परिक्रमण काल। तो t निकालना कैसे, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन कैपिटल T। और ये हमने मान लिया है कि ग्रह से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक h वो नेगलेक्ट कर दिया, तो r मैं इसके रेडियस के बराबर मान लेता हूँ जैसा कि पहले किया था। तो 2π, ये v है, v0 ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, 2πre अपॉन v0, और वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2πre अपॉन v0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g इंटू आर ई। देखिए g इंटू आर ई उनके लिए वैलिड है जो उपग्रह ज्यादा दूरी पर नहीं है, हमने बताया था आपको, h नेग्लेक्ट कर दिया था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2π, ये कट जाएगा, ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ई अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो अंडर रूट आर ई के प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, मतलब टाइम पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो सैटेलाइट पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो परिक्रमण काल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दूरी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आर पे। अगर मैं दूरी बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसकी कक्षीय चाल भी हमने आपको बताया था इसके पहले। देखिए, कक्षीय चाल भी हमारी क्या थी, √GME/RE+H थी ना। जितनी ज्यादा दूर ले जाएंगे एच का वैल्यू बढ़ेगा, तो वी का वैल्यू जो है कक्षीय चाल वो कम हो जाता था। और उसी प्रकार ये v0 कम होगा, आर बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये बहुत तेजी से इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। इसका टाइम पीरियड जो है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितनी दूरी जाएगा उपग्रह, जितनी दूरी पर जाएगा वो धीरे धीरे और ट्रेवल करेगा, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ गया। और जो हमने आपको ये बता दिया ना, 2π√RE/G, किसके लिए, उन उपग्रह के लिए जो ज्यादा दूरी पर नहीं है। RE वैल्यू फिक्स है 6400 किलोमीटर लगभग, और जी का वैल्यू 9.8 है, और 2 पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। ये वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे जो टाइम पीरियड आएगा लगभग 1.5 घंटा आता है। 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा जो है 24 मिनट आएगा। 1 घंटा 24 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा देगा पृथ्वी का। ठीक है, अगर ज्यादा दूरी पर नहीं है तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा सैटेलाइट जो है वो प्रतीत ही ना हो वो घूम रहा है। जैसे जो भी उसका परिक्रमण काल पृथ्वी का होगा, वही परिक्रमण काल क्या होगा, उस भूस्थायी उपग्रह का होगा। जैसे ये पृथ्वी हम जानते हैं अपने अक्ष के अलावा घूम रही है। कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। और वो जो सैटेलाइट है यहाँ पे वो भी क्या करे, पश्चिम से पूरब घूमे। उतने ही कोणीय वेग से, जितने कोणीय वेग से ये घूम रही है उतने कोणीय वेग से वो घूमे। अगर ये सैटेलाइट मान लो इंडिया के ऊपर है तो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा। तो इस टाइप के उपग्रह को क्या कहते हैं, भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इसका परिक्रमण काल कितना होगा, ऐसे उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा, वही परिक्रमण काल होगा जो कि हमारी पृथ्वी का है। हमारी पृथ्वी का 24 घंटे है, तो उसका भी क्या होगा, परिक्रमण काल 24 घंटे होगा। तो ऐसा देखा गया वैज्ञानिकों द्वारा कि अगर हम पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर, देखिए बहुत ज्यादा दूरी है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अपना उपग्रह जो है वो विस्थापित करते हैं, तब जाकर उसका टाइम पीरियड जो है 24 घंटे हो जाएगा। अभी आपने इसके पहले देखा होगा 1 घंटे 24 मिनट था। अगर पृथ्वी सतह से ज्यादा दूरी पर नहीं है, अगर दूरी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक दूरी ऐसी आएगी 36,000 किलोमीटर, तब उसका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ के फाइनली कितना हो जाएगा, 24 घंटे। तो उस टाइप के उपग्रह क्या कहेंगे, भूस्थायी उपग्रह है। और भूस्थायी उपग्रह की जो कि भूस्थायी उपग्रह भी हो सकते हैं, उनको भी पृथ्वी के ऊपर सेट किया जा सकता है। वो सबसे पहले बताया था आर्थर सी क्लार्क ने बताया था। तो होप समझ में आ गया होगा आपको भूस्थायी उपग्रह। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लान वेग। प्लान वेग एस्केप वेलोसिटी, कुछ नहीं के नाम से पता लग रहा है, ऐसी वेलोसिटी, ऐसी न्यूनतम वेलोसिटी जो किसी भी पार्टिकल को उस वेलोसिटी से फेंक दिया जाए पृथ्वी सतह से या किसी भी उपग्रह से, तो वो वापस उस उपग्रह पर नहीं आएगा। मतलब उस उपग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। देखिए, प्लान वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को किसी ग्रह की सतह से फेंकने पर वह उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, अतः वापस नहीं आएगा। तो उसे क्या कहते हैं, प्लान वेग। पृथ्वी के लिए जो प्लान वेग है वो एस्केप वेलोसिटी फिक्स है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी सतह से अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे ज्यादा वेग से किसी पार्टिकल को फेंका जाए तो वो वापस नहीं आएगा। क्रिश मूवी आपने देखी है, उसमें गेंद फेंकता वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है, वो किस वेग से फेंका होगा, इस वेग से फेंका होगा। ठीक है, फिल्म है वो तो वैसे ही दिखाया गया, मतलब समझ रहे हैं आप ऐसे। ठीक है, और देखिए आपको उपग्रह के बारे में बताया, जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है, उसकी कक्षीय चाल कितनी है, v0। ठीक है, अगर ज्यादा दूरी पर नहीं है वो पृथ्वी से, तो v0 = √GRE जो है उसकी जो कक्षीय चाल है।
अब इसको किसी वेलोसिटी से अगर मैं किक मार दूं या कोई वेलोसिटी इसको दे दी जाए कि ये घूमना बंद कर दे और भाग जाए, तो वो क्या होगी, जितने वेलोसिटी से ये घूम रहा है ना उसके अंडर रूट 2 गुना वेलोसिटी से इसको मिल जाए, उससे अंडर रूट 2 गुना ज्यादा वेलोसिटी मिल जाए तो ये प्लान कर जाएगा। तो मतलब अंडर रूट v0 मतलब v स्केप कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू g r e। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहीं से हम पुट करते हैं, g की वैल्यू पुट किया, r e की वैल्यू पुट किया, तो इस v की वैल्यू जो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिए बहुत ज्यादा है ये, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ऐसा फेंको किसी को कि एक सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, जो कि बहुत अधिक होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो किसी से लड़ाई होती, उसको उठा के ऐसे फेंक देते इतनी वेलोसिटी से, तो वो चला जाता, वापस ही नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना अच्छे से, कि अगर कक्षीय चाल उपग्रह की इतनी है, अगर उसकी कक्षीय चाल को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तब जाके वो प्लान कर जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस उपग्रह के वेग में कितना प्रतिशत बढ़ावा किया जाए वो प्लान कर जाएगा। अब देखिए उसका वेग जो है, कक्षीय चाल कितना है उपग्रह का, अंडर रूट g r e है। अभी उसका वेग कितना कर दिया जाए, परिवर्तित करके प्रारंभिक ये है, अंतिम कितना कर दिया जाए, वो अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब अंडर रूट g r e इतना कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो आपको प्रतिशत आता होगा, पढ़ा होगा। प्रतिशत जो है मैथमेटिक्स में आपने पता होगा कैसे निकालते हैं प्रतिशत चेंज। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। फाइनल कितना है √2 और ये v0, तो ve की जगह √2, यहाँ पे v0 लिख सकता हूँ, तो v0 कॉमन आ गया, तो ये v0 कॉमन ले लिया यहाँ पे √2 - 1 अपॉन v0 इंटू 100, ये कट गया। ठीक है, तो √2 - 1 √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 1.41 - 1 इंटू 100, और 1.41 - 1 कितना हो जाएगा, 0.41 इंटू 100। तो 0.41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41%। मतलब उसके वेग को 41% और बढ़ा दिया जाए, सेटेलाइट के कक्षीय चाल से 41% और वेग उसका बढ़ा दिया जाए, तो वो प्लान कर जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो ये सब है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में सब जानकारी लेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसमें जो पास्कल का नियम वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जो गलनांक और क्वथनांक पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको पूरी अच्छे से बारीकी समझा दूंगा। कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि बोला जाए कि दाब बढ़ा दिया, कम कर दिया, बताइए जल के क्वथनांक पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके गलनांक में क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं वो देख लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।